नमस्कार। राजनीति सिर्फ नारों और भाषणों का खेल नहीं है। इसके पीछे एक साइंस है, डेटा का साइंस। और इसका मकसद सिर्फ एक है, लोगों की सेवा करना। तो आइए आज इसी साइंस का इस्तेमाल करके मिजोरम के सेरलुई निर्वाचन क्षेत्र के जनादेश को समझते हैं, उसकी हर परत को खोलते हैं। 906 वोट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सेरलुई की सियासी नब्ज को पकड़ती है और एक बहुत ही नाजुक जनादेश की तरफ इशारा करती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए डेटा की गहराइयों में उतरते हैं। हमारा ये विश्लेषण 6 हिस्सों में होगा। सबसे पहले हम सेरलुई के लोगों की आवाज सुनेंगे, फिर उस मैंडेट को डिकोड करेंगे, उसके बाद जीत की एनाटॉमी को समझेंगे, पावर के पैटर्न को देखेंगे और आखिर में इन सब से सीखकर गवर्नेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। किसी भी राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले वहां की मिट्टी और लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। सेरलुई की कहानी, इसकी खेती किसानी, इसकी झूम कल्टीवेशन और चकमा और हमार जैसी आदिवासी पहचान से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 100% शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। यहां की पूरी अर्थव्यवस्था झूम खेती पर टिकी हुई है, मतलब जमीन ही लोगों की पहचान का हिस्सा है। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, लिटरेसी रेट सिर्फ 24.6%। सोचने वाली बात है, इतनी कम साक्षरता के बीच आप अपना सही संदेश लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो सवाल यही उठता है कि यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी सबसे गहरी शिकायतें, उनके सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? इस हीट मैप को जरा गौर से देखिए। जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं वो जमीन और डिस्प्लेसमेंट से जुड़े हैं। सेरलुई बी डैम का दर्द, नेशनल हाईवे की वजह से जमीन का रुक जाना, ये वो जख्म हैं जो अभी तक भरे नहीं हैं। और यही चीजें वोटर के फैसले पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। ये सिर्फ इश्यूज नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की हकीकत है और वोट डालते वक्त यही हकीकत उनके दिमाग में रहती है। चलिए अब लोगों की भावनाओं से जरा आगे बढ़कर उन आंकड़ों पर ध्यान देते हैं जो इस निर्वाचन क्षेत्र की सामूहिक इच्छा और राजनीतिक हवा का रुख बताते हैं। 85.7%। ये नंबर खुद बताता है कि सेरलुई के लोग जागरूक हैं, वो अपनी आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये 24% का आंकड़ा, ये है जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM का। ये सिर्फ एक पार्टी का वोट शेयर नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि राजनीति में एक नया और मजबूत चैलेंजर मैदान में आ चुका है। और एक बार फिर हम उसी नंबर पर वापस आते हैं जो इस पूरी कहानी का केंद्र है, 906। ये जीत का मार्जिन नहीं, ये एक सियासी रस्सी है जिस पर बहुत संभल कर चलना होगा। ये डैशबोर्ड पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखाता है। मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF ने 39.7% वोट शेयर के साथ जीत तो हासिल की, लेकिन उनके सामने एक बहुत कॉम्प्लेक्स 3-वे फाइट है। ZPM 24% के साथ एक उभरती हुई ताकत है और इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 34.8% के साथ अभी भी रेस में मजबूती से बनी हुई है। यहां की राजनीति स्थिर नहीं है, ये लगातार बदल रही है। तो अब जरा 2023 के नतीजों को और गहराई से देखते हैं। वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इस नतीजे को तय किया? किसी भी रणनीति को बनाने से पहले अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझना बेहद जरूरी है। MNF की सबसे बड़ी ताकत है उसका जमीनी कैडर और केंद्र सरकार से उसके संबंध जो उन्हें संसाधन देते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है एंटी इनकम्बेंसी और लोगों का गुस्सा, खासकर डैम और जमीन जैसे लोकल मुद्दों पर। और यही गुस्सा उनकी नींव को कमजोर करता है। और जब हम सियासी बातचीत की बात करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, एक डेमोक्रेसी में पब्लिक स्पीच में जानकारी भी होनी चाहिए और जिम्मेदारी भी। हर इंसान की इज्जत, उसकी डिग्निटी एक मजबूत समाज की बुनियाद होती है। इसी पर सब कुछ टिका है। अब चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि पिछले 30 सालों का चुनावी इतिहास सेरलुई के लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल ट्रेंड्स के बारे में हमें क्या बताता है। अगर आप पिछले 30 साल देखें तो सेरलुई एक 2 पार्टी कॉन्टेस्ट से एक 3-वे डायनामिक में बदल गया है। INC के दबदबे से लेकर MNF की वापसी और अब ZPM का एक अहम तीसरी ताकत के तौर पर उभरना, ये सब यहाँ की बदलती राजनीति को साफ साफ दिखाता है। ये बार चार्ट इस बदलती तस्वीर को और भी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि MNF ने धीरे धीरे वापसी की है, INC में मामूली गिरावट आई है और ZPM की मौजूदगी लगातार बनी हुई है और मजबूत हुई है। मुकाबला अब पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। तो ठीक है, एनालिसिस हो गया, अब एक्शन की बात करते हैं। अब हम एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड
एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, जो असरदार गवर्नेंस और वोटरों के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने पर फोकस करती है। चतुर्मुख सिद्धांत ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। इसमें 4 चेहरे हैं। पहला, चुनावी मैनेजमेंट। दूसरा, संगठन को मजबूत करना। तीसरा, एक क्लियर नैरेटिव जो डैम और जमीन जैसे मुद्दों पर लोगों के गुस्से को सही तरह से एड्रेस करे। और चौथा, संसाधनों का सही इस्तेमाल। ये 4 पिलर एक कामयाब अभियान की बुनियाद हैं। मिजो कल्चर में एक शब्द है, इनकलखोमना। इसका मतलब है कम्युनिटी गैदरिंग। ये हमें याद दिलाता है कि स्ट्रैटेजी कोई बंद कमरे में बनने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। ये लोगों के बीच, उनकी जमीन पर, उनकी भाषा में एक लगातार चलने वाली बातचीत है। असली कनेक्शंस पहले आते हैं, पॉलिटिकल एक्शन बाद में। और ये है एक 90 दिन का विन बैक प्लान, जो दिखाता है कि एक कैंपेन कैसे मोमेंटम पकड़ता है। इसकी शुरुआत होती है लोगों को सुनने से, उनकी शिकायतों को समझने से। फिर आता है डेटा ड्रिवन डोर टू डोर कैंपेन, और आखिर में गेट आउट द वोट, यानी वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाना। अब हम अपने विश्लेषण के अंत में हैं। यहां हम सिर्फ चुनाव जीतने से आगे बढ़कर उस अंतिम लक्ष्य पर बात करेंगे, जो है जन केंद्रित शासन। एक बात और, लोगों से जो भी डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। भारत के कानूनी ढांचे के मुताबिक इसके लिए एक साफ मकसद और उनकी सहमति यानी कंसेंट जरूरी है। यह सुनिश्चित करना हमारा काम है कि हर कदम पर हर एक व्यक्ति की प्राइवेसी का सम्मान हो। तो आखिर में सवाल ये उठता है, मैंडेट तो मिल गया, जीत हासिल हो गई, लेकिन अब भरोसा कैसे बनाया जाएगा? क्योंकि याद रखिए, चुनावी जीत मंजिल नहीं है, ये तो गवर्नेंस के असली काम की बस एक शुरुआत है।